वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2003 से हमने एक परंपरा प्रारंभ की है। जब 2003 में हमने किया था तब तो एक बहुत छोटा सा प्रयास था, एक छोटे से सभागृह में इस इवेंट को हमने किया था और पुरानी जो मान्यताएं थी उसमें से एक बदलाव लाने की हमारी कोशिश थी। नया प्रयोग, आशंकाएं बहुत थी, लेकिन हमने कोशिश की और बढ़ते बढ़ते आज हम 2013 में 10 साल का कालखंड गया, 5 इवेंट हो चुके हैं, 6ठा इवेंट हो रहा है। एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की हमने और हर बार हम जैसे इस बार हमारा जो वाइब्रेंट समिट है में 2 चीजों पर हमारा फोकस ज्यादा है। एक नॉलेज के सेक्टर पर और दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सेक्टर पे। लेकिन साथ साथ पिछले 1-2 साल से मैं लगातार कुछ मित्रों से बात करता आया हूं, व्यक्तिगत तौर पर बात करता आया हूं कि क्या हम सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और अगर आत्मनिर्भर बनना है तो प्रारंभ कहां से किया जाए, हमारा रोड मैप क्या हो, हमारा मॉडल क्या हो। अब ये बात सही है कि प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से इस क्षेत्र में कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा इतना बड़ा इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, हिंदुस्तान का अपना खुद का अनेक कॉर्पोरेट हाउस हैं, अनेक छोटी मोटी कंपनियां हैं जो साहस भी करती हैं, इनोवेशंस भी करती हैं और कुछ न कुछ प्रयास भी करती हैं। क्या उन सबको मिलकर के इस दिशा में भी कदम रखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है क्या? जो ट्रक बनाता है उसको क्या डिफेंस के लिए जरूरी ट्रक प्रेरित किया जा सकता है? वो बनाता ही है। क्या उसके लिए जो कि आवश्यक है मॉडिफिकेशन करके वो डिफेंस सप्लाई के लिए अपने आप को सज्ज कर सकता है? अब देखिए, मिसाइल के क्षेत्र में हमारा देश कुछ कर, तो हमारे साथ काम किया है, लेकिन जितनी बड़ी मात्रा में डिफेंस के लिए रिक्वायरमेंट है और दुनिया में जिस प्रकार से डिफेंस का मार्केट अब जाता रहता है, आर्थिक बोझ भी देश पर बहुत बड़ा होता रहता है, तो क्या हम उस दिशा में कुछ प्रयास कर सकते हैं क्या? उस विचार को लेकर के हमने एक एक्सरसाइज प्रारंभ की है। हमारी इसमें कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। इस सेमिनार का हमारा हेतु भी ये है कि हम आपसे भी कुछ जानना समझना चाहते हैं। अगर हम पॉलिसी लेकर के आए तो पॉलिसी क्या हो, किन बातों पर प्राथमिकता हो, उस पर हम बल देना चाहते हैं। हम काम शुरू कर तो कैसे करें, किन सेक्टर में? हो सकता है आज शायद टैंक बनाना या AK-47 में कुछ नए प्रयोग करना, वो शायद हमारे लिए जल्दबाजी होगी। हो सकता है हम उसको बाहर से लाते होंगे, वेपन्स को तो लाते होंगे, लेकिन और बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हम काम नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक छोटा काम शुरू किया है, नैनो टेक्नोलॉजी का माध्यम उपयोग कर करके इस पर कुछ अच्छी क्वालिटी की चीजें हो सकती है क्या? वो इजराइल के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं।
हम इन चीजों को कुछ कर सकते हैं क्या? दूसरा, हम जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग में भी कितनी बड़ी कंपनी कार की क्यों ना हो, 500 छोटी कंपनियां हैं, एक पार्ट बनाती है और आखिर जगह के कार बनाने वाली कंपनी को सपोर्ट करती रहती है। क्या हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसका एक पूरा नेटवर्क का एक विधा हमारे देश में खड़ी कर सकते हैं क्या? और ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते हैं, इंजीनियरिंग में उनकी मान्यता होती है, थोड़ा उनको दिशा बदलनी होती है, कुछ देश की आवश्यकता के लिए उनको प्रायोरिटी तय करनी होती है। जो लोग इस डिफेंस सेक्टर में जाएं, देश की बहुत बड़ी सेवा करने वाले हैं, अगर ये तय हो जाए, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाले जो लोग होंगे, भारत सरकार होगी या राज्यों को कुछ जरूरत पड़ती होगी, और जो सप्लाई करने वाले लोग हैं, अगर मिल बैठ करके तय करें बात कि भाई हमें लगता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट से इस रेट से लाएंगे, हिंदुस्तान में हम कर ये हो सकता है, देश को इतना फायदा हो सकता है, क्या आप फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं हमको इनिशिएट करने के लिए? एक मॉडल बन सकता है कि भाई अगर भारत को 2000 करोड़ रुपए का फायदा होता है तो बैंक के अंदर से 200 करोड़ इसमें ज्यादा डाल सकते हैं क्या? इंटरेस्ट में कुछ कमी कर सकते हैं क्या? हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं क्या इंस्टीट्यूट को? अल्टीमेटली देश का भला आप क्या होता है टुकड़ों में सोचा जाता है। तो आवश्यकता यह है कि इसको एक मिशन मोड पे लेकर के, एक कलेक्टिव थिंकिंग कर करके, मैन्युफैक्चरर हो, बायर हो, सेलर हो, इनोवेशन करने वाले लोग हो, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करने वाले लोग हो, फाइनेंशियल मदद करने वाले लोग हो, इस सारी जितने प्रकार के लोग इन्वॉल्व होते हैं, इन सबको जोड़ करके हम उस दिशा में कुछ कर सकते हैं क्या? हमारी सेमिनार के पीछे कोशिश ये है, मैंने कई इस क्षेत्र में काम करने वाले मित्रों को पिछले 1-2 साल से कहता रहता हूं, भाई हम एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं, और हम जैसे टेक्सटाइल पॉलिसी लाते हैं, बाकी कार मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी लाते हैं, सॉल्ट वाटर के लिए पॉलिसी लाते हैं, टूरिज्म के लिए लाते हैं, तो संवाद नहीं करेंगे इस फील्ड में जो एक्सपर्ट है, जो उनसे जुड़ेंगे नहीं, तो सरकार अपने आप कुछ नहीं कर पाती। तो एक प्रकार से हमारा इस दिशा में प्रयास, इस सारे विषय को एक राज्य सरकार के नाते हम जानना समझना चाहते हैं, और इसमें से जो चीजें उभर करके आए उसको हम पॉलिसी फ्रेम में लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने जब पिछले दिनों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को बुलाया था, उनसे मैंने बात की कि भाई हमारे यहां इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हम डिफेंस को लेकर के स्पेशल कोर्सेज वर्कआउट कर सकते हैं क्या? हम उस प्रकार के इंजीनियर तैयार कर सकते हैं जो इसी पर सोचे, इसी पर काम करें। अभी से अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बल देंगे तो आने वाले जो और उन नौजवानों की सोच बनेगी, हाँ भाई मुझे इस फील्ड में जाना है, तो बहुत नए नए इनोवेशन करेगा। और हो सकता है उसको अगर शुरू में मानो इंक्यूबेशन सेंटर की जरूरत है वो मिल जाए, और उसके बाद उसको अगर कोई मैन्युफैक्चर फील्ड के अंदर उसको स्थान मिल जाए तो उसकी कोशिश देश की बहुत बड़ी भलाई का कारण बन सकता है। तो समय की मांग है कि हम अपने देश को सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करें। हमारे राज्यों की जो जवान है उनकी भी बहुत आवश्यकता रहती है, सिर्फ आर्मी को चाहिए ऐसा नहीं, स्टेट लेवल पर भी बहुत सी आवश्यकताएं होती है, लेकिन ज्यादातर ये सामान बाहर से आता है, सेंट्रली ऑर्गेनाइज होकर के आता है, और कभी कभी तो मैं देख रहा हूं टीयर गैस सेल की रिक्वायरमेंट और उत्पादन के बीच में इतना फासला है कि 10 सेल का उपयोग करेंगे, 2 काम आते हैं, 8 बिगाड़ जाते हैं। ये सब आप लोग इस फील्ड में तो बेकार हो जाते हैं, आउट ऑफ डेट हो जाते हैं।
करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, योजनाएं करने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ भारत के लिए इसका उपयोग है। मित्रों, जिस हो सकता है एक दिन ऐसा कि हम दुनिया मात्रा में और सारी दुनिया में यही एक बिजनेस है सबसे ज्यादा बदनाम है। कई प्रकार के उस पर एलिगेशन आते रहते हैं, हर सरकारों को एलिगेशन आते हैं। इसका क्या हम हमारे देश में इस बात में आगे बढ़ करके छोटे छोटे देशों की रिक्वायरमेंट के लिए उस दिशा में भी हम सोच सकते हैं क्या? हम विश्व के इन छोटे छोटे देशों की छोटी छोटी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हम डिफेंस के फील्ड में अपनी जगह बना सकते हैं क्या? जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, मैं मित्रों चाहता हूं इसको प्रमोट करना। मैं चाहता हूं कि डिफेंस इक्विपमेंट सेंटर के लिए हमारे जो पूंजी निवेशक हैं, जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, जो उद्योगकार हैं, वो आए। एसएमईस को भी बल दें। एसएमईस के माध्यम से भी छोटे छोटे पार्ट्स बना करके भी उसको असेंबल करके हमारे काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन सारे विषयों के लिए एक राज्य सरकार के नाते हम इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। अभी इस फील्ड में अपने अपने तरीके से हो रहा है, मेरे राज्य में भी हो रहा है। अब कुछ सीक्रेटली करते हैं क्योंकि भारत सरकार के साथ उनका उस प्रकार का एग्रीमेंट होता है, तो वो चल रहा है। मैं उसको यहाँ पब्लिक करना भी नहीं चाहता, लेकिन हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ चीज ऐसे बनानी है, स्टील रिक्वायरमेंट है। गुजरात में स्टील, हम स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टील हमारे पास अवेलेबल है, स्किल अवेलेबल है, क्यों ना हम डिफेंस इक्विपमेंट के चले आगे न बढ़े? यानी संभावनाएं सब पड़ी है। अगर एक राज्य सरकार कैटलिक एजेंट बनने के लिए तैयार है और आप अगर पार्टनर बनकर के आगे आने को तैयार है, मैं समझता हूं हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और इस सेमिनार के पीछे और लगातार इन विषयों को आगे बढ़ने के पीछे हमारा मकसद यही रहा है। मैं सिर्फ इन चीजों को आर्थिक तराजू से नहीं तोलता कि भाई ऐसा करेंगे तो इतना अपना फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा, इतना इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, इतना कम ना, तो वो एक पहलू है। पहली बात है, हमारे देश के नौजवानों को हम प्रेरित कर सकते हैं क्या कि नौजवान तुम आगे आओ, उस दिशा में रिसर्च करो, सोचो, अपनी स्किल का उपयोग करो और देश को कोई नजराना दो, देश के हमारे जवानों के हाथ में कुछ दो। ये अगर हम प्रेरणा दें, मैं समझता हूं इतने बड़े देश में इतने लक्षावधि नौजवान हमें मिलेंगे जो देश के लिए इस माध्यम से भी सेवा करने के लिए आगे आएंगे। तो इसको देशभक्ति के साथ सीधा सीधा जोड़ना चाहिए। और मैं देखता हूं अच्छे से, मैंने कई डॉक्टर देखे जो अच्छी प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन उन डॉक्टरों ने अच्छी प्रैक्टिस करने के बजाय आर्मी ज्वाइन करके जवानों की मेडिकल सर्विस देने के लिए सोचा। क्यों? रुपये पैसे बाहर भी कमा सकते थे, लेकिन उसी देश के नौजवानों के सामने इस क्षेत्र में आज कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या हम ऐसी व्यवस्था को विकसित कर सकते हैं और एक बार हम यूनिवर्सिटीज को इस तरफ ले जाएं, स्किल डेवलपमेंट को हम बल दें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बल दें और एरिया स्पेसिफिक हम फोकस करें, तो हम शायद आज मान लीजिए 5 चीजों में एंट्री करें डिफेंस रिक्वायरमेंट की, 2 साल के बाद 10 चीजों में हम एंट्री करें, धीरे धीरे करके बाहर से जो चीजें लानी होती हैं वो कम होगी। और मित्रों, कोई व्यक्ति सोचता है तो कैसे सोच सकता है, मुझे स्मरण है, इसके साथ जुड़ा हुआ इशू नहीं है, लेकिन उससे तो सीख सकते हैं। मैं हरियाणा में काम कर रहा था,
एक किसान कि मैंने काफी अखबार में कुछ पढ़ा था, उसके विषय में सुना था, तो मैंने मन कर गया, मैंने कहा देखो तो सही, इतनी बड़ी सी तारीफ हो रही तो है क्या। तो मैं उसके फार्म को देखने गया। बहुत ही आधुनिक फार्म था। ये खुद तो कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके मन में उत्साह उसने किया था। उसने मुझे जो चीज बताई वो बड़े इंटरेस्टिंग थी। उसने बड़ा गार्डेड सारी व्यवस्थाओं में सब चीजें करता था, वो टेम्परेचर को भी प्रोटेक्ट व्यवस्थाओं के अंदर करता था। उसने कहा साहब पहले हमारे यहाँ 5 स्टार होटल्स में भिन्न भिन्न प्रकार की कोई 90 चीजें, सब्जी के संबंधित, फल के संबंधित 90 चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। टमाटर इस साइज का चाहिए, साइज के चाहिए, लेकिन मिलता नहीं था तो बाहर से लाते थे, और उनको तो सर्व करना होता, उसी साइज का टमाटर सर्व करना होता था। बोले मैंने इसका स्टडी किया और फिर मैंने कोशिश की कि मैं इसको कुछ कर सकता हूं क्या। बोले मैंने 5-7 साल में रिजल्ट। उसने उस समय मुझे 50-55 चीजें बताई थी। 50-55 चीजें अब इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती है, मैं सप्लाई करता हूं। उसके दिमाग में सिर्फ खेती नहीं थी, देशभक्ति भी थी। अब एक किसान उस उत्पादन को करता है कि जिसके कारण 5 स्टार होटल की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, और 5 स्टार को अपना स्टेटस बनाने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता था, फॉरेन एक्सचेंज जा रहा था, उससे वो बच जाता था। मित्रों, एक छोटा व्यक्ति अगर उस दिशा में सोच करके परिणाम ला सकता है, तो हम इतने बड़ी मात्रा में बैठे हुए लोग, इतना सामर्थ्य रखने वाले लोग, देश की भलाई के लिए उस दिशा, और इस दिशा में, और मैंने विकी के मित्रों से भी पहले भी कहा था, मैंने भाई दिशा में कुछ आप काम कीजिए, मेरी सरकार आपके साथ जुड़ करके काम करना चाहती है। इस फील्ड में काम करने वाली छोटी मोटी इंडस्ट्री है, मैंने उनसे भी बात की थी, मैंने कहा आप आगे आइए। कुछ लोगों ने मुझे पेपर्स दिए थे, उसमें उसके आधार पर हमने ये ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट की दिशा में मैंने यूनिवर्सिटी बैंगलोर से बात की थी। लेकिन आने वाले दिनों में हम एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं। हम सुरक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, इसलिए अगर उसका कोई अलग पार्क बनाना चाहिए या जहां जैसी सुविधा हो उनको एक इंसेंटिव देने चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सारे विषयों में मैं बहुत ही ओपन हूं। मेरा मन एकदम से खुला है। आप अपने विचारों को रखेंगे, बाद में भी आपके मन में कोई चीजें हैं, कुछ पेपर्स अगर मुझे भेजते हैं, मैं इस पर स्टडी करूंगा, मैं खुद मेहनत करूंगा। लेकिन मित्रों, अगर हम सब मिलकर के देश के लिए कुछ कर सकते हैं, करना चाहिए। कुछ करते हैं ऐसे, और शायद ही गवर्नमेंट हो सकता है ये पहली राज्य सरकार होगी जो शायद इस विषय में एक इरादा लेकर के आपके हैं। और ये बात सही है, अपनी वाहवाही के लिए करना चाहते, ऐसा भी नहीं है। हमें सिर्फ एक अवकाश है, और मेरा राज्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज अच्छा उसका स्थान बना हुआ है। मेरे राज्य के मैन्युफैक्चरिंग स्किल है, उस दिशा में हमारी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पावर सप्लाई की सुविधा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की संभावना पड़ी हुई है। ये सारी सुविधाएं हैं, इस क्षेत्र को यहां प्रारंभ किया जा सकता है क्या, और बहुत बड़े स्केल पर। छोटा मोटा तो चल रहा है, लेकिन उसको हम बड़े करना चाहते हैं। चर्चाओं में से बहुत सी अच्छी बातें निकलेगी, आपके भी सुझाव होंगे, उस पर मैं गौर करूंगा, और हम आगे चल करके साथ मिल करके कोई अच्छा निर्णय कर सके और अच्छी शुरुआत कर सके, ये मेरा इरादा है। आप सबका साथ और सहयोग मिला तो हम जरूर कुछ न कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। Thank you, sir. At this point, I would once again like to mention about the global trade show, the Vibrant Gujarat Global Trade Show, which has also been organized as part of the Vibrant Gujarat Summit.
The inauguration of the same was done by our Honorable Chief Minister on 8th. It is one of the world-class exhibitions that is being hosted at the helipad ground. More than 100 meters. Director General Fiqi. That's a vote of thanks. Honorable Chief Minister, Sri Narendra Modi ji, Sri Kamal Dayani, Industry Commissioner Gujarat, Sri Rahul Chaudhary ji, all the members of FICCI Defence Committees, all the participants, the persons from the media, it is really a great privilege for me to propose a vote of thanks for the Honorable Chief Minister. Sir, for sharing your vision, I am quite sure that Gujarat will go way ahead and become the base of defence industrial manufacturing, and that will lead a leading state in the country and give the guidance and direction for the whole country. Now, your one statement can change the direction of thinking at the national level, sir. This was a meeting in the Planning Commission. I was Senior Advisor Power and Energy in Planning Commission before joining FICCI here, sir. And in one you made a statement that Gujarat state has become power surplus by its own effort and is in a position to supply electricity to other states. The grid was not able, it could not do so. Before that meeting, we had several meetings from different chief ministers. The issue used to be the shortage of fuels, transmission laws, health. But your statement brought the real issue on the table, that is the governance issue. There is no